नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपकी मुलाकात कराने वाला हूं शासकीय विधि महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर पदस्थ प्रोफेसर योगेंद्र तिवारी सर से। सर, आप ये बताएं कि आपने कभी सोचा था कि आप प्राचार्य पद पर पहुंच पाएंगे? अ, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं इस बात से मैं सहमत हूँ कि मैंने अपने अध्ययन के दौरान या कहना चाहिए कि प्राचार्य बनने से पहले ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। ये तो मैं यही मानूंगा कि ऐसा ईश्वर की इच्छा रही होगी कि मुझे यह कार्य करने का मौका मिला। तो पहले ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था, ये बात बिल्कुल सच है। सर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं बी एल एल बी एल एम नेट PhD हूँ और लॉ सब्जेक्ट में। सर, आपने नेट निकाला, नेट कितने प्रयास में आपका निकला? नेट की तैयारी में LM के दौरान पहली बार, मुझे सही बताऊँ तो पहले मुझे पता भी नहीं था कि, और आप जैसा रीवा में एक माहौल है कि तैयारी का माहौल पहले नहीं था, उस हिसाब से मुझे भी शुरुआती दिनों में तो मैंने उस संबंध में प्रयास नहीं किया। लेकिन जब LM कंप्लीट हुआ तो मैंने 2011 में LM कंप्लीट हुआ और पहले रिटन में होता था लिखित परीक्षा, तो मैंने बिना तैयारी के पहली बार दी तो कुछ नंबरों से क्वालिफाइड नहीं हुआ। तब मेरे अंदर हौसला हुआ कि अगर कोशिश किया जाए तो रीवा में रहकर, रीवा में पढ़ करके भी नेट निकाला जा सकता है। तो मैंने जून 2013 में नेट का एग्ज़ाम निकाला। JRF से एक नंबर से चूक गया था, लेकिन उस बार मैंने नहीं बल्कि मेरे साथ कई मेरे बैचमेट, जिनमें से सबसे अधिक मेरे ही बैच के लोग थे, उन्होंने नेट निकाला और आज उनमें से बहुत सारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पर भी हैं। सर, PSC की परीक्षा आपने निकाली, आपकी इसमें कितनी रैंक आई थी? PSC की परीक्षा मैंने दरअसल क्या है कि जब 2013 में मेरा नेट निकला, उसके बाद मैं लगातार प्रयास करता रहा। वैकेंसी भी 2014 में राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में आई, लेकिन फिर ऐसा दुर्भाग्य रहा कि मध्य प्रदेश में 2014 के बाद 2016 में वैकेंसी आई, 2014 वाली निरस्त हुई, 2016 में आई, वह भी निरस्त हुई। 2017 में जाकर के जब आई, तब तक तैयारी कर रहा था। तैयारी के दौरान मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी अंतिम रैंक भी आ जाए और सिलेक्शन हो जाए, मैं इस स्थिति में था। लेकिन मैं कोशिश कर रहा था तो ऐसा नहीं था कि टॉप करना, निश्चित रूप से किसी भी परीक्षा में टॉप 10 में आना एक बड़ी बात होती है, लेकिन मन में ऐसा नहीं था और ये भी नहीं था कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मुझे तैयारी के दौरान ही मेरे कुछ मित्रों ने ये बातें कही कि अगर कोशिश करो, उसमें से डॉक्टर रविंद्र तिवारी ने ये कहा था, मुझे याद है, कि तुम्हारा मेरिट में आ सकता है। तब जाकर के मुझे लगा कि आ सकता है, लेकिन निश्चित रूप से मेरिट में आना एक मतलब सोची हुई बात नहीं थी और न मन में विचार था। मन में तो ये था कि किसी तरह से सिलेक्शन हो जाए। तो 2017 की PSC जब हमने दी तो 2018 में इसका रिजल्ट आया और 6वीं रैंक के साथ मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक प्राध्यापक परीक्षा में चयनित हुआ। सर, विधि विषय में नेट या PSC की तैयारी करने वाले युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? मैं लॉ फील्ड में काम करने वाले युवाओं को जो शिक्षकीय दायित्व में आना चाहते हैं तो बहुत अपार संभावनाएं हैं। और अभी जो स्थिति चल रही है, जिस तरह से लॉ क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, और मैं आपसे बता दूं कि आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और इन्होंने जो क्रेज बढ़ाया है, तो ऐसा नहीं है कि केवल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट या वहाँ तैयारी करने वाले, क्योंकि वो तो कॉरपोरेट क्षेत्र में वो ज़्यादा जा रहे हैं। ऐसे में जो प्रशासनिक दायित्व हैं, जो शैक्षणिक दायित्व हैं, उनके निर्वहन की जिम्मेदारी जो बाकी विश्वविद्यालय हैं उनके छात्रों पर है और अपार संभावनाएं हैं। बस हाँ, तैयारी के लिए ये जरूरी है कि लॉ जो है वो अन्य विषयों से थोड़ा हटकर है। अगर निष्पक्ष भाव से लॉ को समझ लिया जाए, विधि विषय को समझ लिया जाए, तो विधि विषय एक बार जिसको समझ में आ जाता है वो कोई भी विषय हो सकता है। वो लॉ ऑफ टॉर्ट हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, IPC हो सकता है। एक बार जिसको लॉ समझ में आ जाता है वो फिर चाहे तो प्रोफेसर, चाहे तो अच्छा अधिवक्ता, बस उसके अंदर लॉ समझने की एक तो बुद्धि होनी चाहिए, उस बुद्धि का विकास होना चाहिए और निष्पक्ष भाव, निरपेक्ष भाव से लॉ को समझना चाहिए। ये नहीं कि लॉ में हम इस हिसाब से समझे कि नहीं, हम उसमें अपना व्यू डाल करके ना समझें, बल्कि उसको निरपेक्ष भाव से अगर कोई व्यक्ति लॉ पढ़ता है, जैसे हम लोग तैयारी थोड़ा देर से शुरू किए, ये सही बात है, क्योंकि उस हिसाब का माहौल तब तक रीवा में नहीं था। अब आज रीवा में भी कंपटीशन काफ़ी आगे निकल चुका है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और भी बेहतर
आपको स्टूडेंट मिलेंगे और बेहतर आपको शिक्षक मिलेंगे। और मैं दावा करता हूं कि विधि क्षेत्र में पहले भी रीवा का बड़ा नाम था और आगे भी रीवा का नाम और आगे जाने वाला है, ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। सर, विधि विषय की जब आप पीएससी की तैयारी कर रहे थे तो किन किताबों का आपने अध्ययन किया था? देखिए, किताबें जो हैं वो वही सामान्य किताबें थी। हम लोग 3-4 लोग मिल कर के तैयारी करते थे और ज़्यादातर प्रयागराज में जा कर के वहाँ पर कटरा मोहल्ले में विश्वविद्यालय के पास जो पुस्तकों की दुकानें हैं वहाँ से हम पुस्तक क्रय करते थे। हम जाते थे, वहाँ सस्ते दरों में पुस्तकें मिलती थी, वेयर मिलते थे, हम उन्हें लाते थे। लॉ की तैयारी के लिए देखिए, पुस्तकों से ज़्यादा आप शुरुआती जो फोकस है बच्चों का वो वेयर पे होना चाहिए। उन्हें कानून जिस भाषा में लिखा गया है उसी भाषा में, सरल भाषा में सही तरीके से पूरी बातें समझ में आएँ। ये ना हो कि हम कानून से इतर तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लें लेकिन जो मूल कानून है उसको ही छोड़ दें। तो कानून जो है वो उसमें मैं जब पढ़ता था तो मुझे वो बातें तो उतनी वो नहीं लगती थी, लेकिन अब समझ में आता है कि डॉक्टर मंगल प्रसाद शुक्ला सर थे, वो कहते थे कानून में ना तो कुछ जोड़ा जा सकता ना कुछ घटाया जा सकता है। कानून जैसा है वैसा ही रहेगा, कानून बदलेगा नहीं। मतलब उस तरह से बदलाव नहीं होगा कि आप कानून में कुछ जोड़ दीजिए, कुछ आप अपने मन की चीज़ें लिख दीजिए। तो जो कानून बना है उसको उसी हिसाब से, उसी भाव से पढ़ा जाए। और तैयारी के लिए पुस्तकें मैंने जो वो किया वो इलाहाबाद से सामान्य तौर पे लाया। हाँ, उन पुस्तकों को पढ़ करके, एक ही पुस्तक अलग अलग विद्यार्थी पढ़ता है, अलग अलग तरह से पढ़ता है, उनमें से आपको जो चीज़ें समझ में आ जाए। मैंने अपने नोट्स भी बनाए और नोट्स का भी एक सिद्धांत है कि अपना नोट्स अपने को समझ में आता है। इसलिए विद्यार्थी कभी किसी दूसरे के नोट्स लेने के चक्कर में ना पड़े, बल्कि स्वतः नोट्स बना करके किताबों से अपनी नोट्स बनाएं। मैं ज़्यादातर ये करता था कि जो मुझे समझ में आता था उसे नहीं लिखता था, जो चीज़ें समझ में नहीं आती थी उन्हें लिखता था। इस तरह करके जो चीज़ें ज़्यादा गलत हो जाती थी उन्हें लिखता था कि जहाँ पर अपनी कमजोरी है उसे लिख लेना चाहिए, उसे नोट्स बनाना चाहिए। और जो अपने समझ में आ रहा, तो एक वो पुराना श्लोक है कि पुस्तकस्थे तु या विद्या परहस्त गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने ना स विद्या ना तद्धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय पर समझ में अपने काम में नहीं आता। तो अपने को तो ये चाहिए कि जब हम पढ़ें उसी समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिमाग में, और जो चीज़ें समझ में ना आए, कठिन हों, उन्हें नोट्स में करके, किताबों को किनारे करके और फिर उस लड़ाई पर जुट जाना चाहिए, जिसे हम तैयारी रूपी लड़ाई कहते हैं। सर, कितने घंटे की तैयारी करते थे आप? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं सही बता दूं तो जो लोग मुझे जानते हैं तो मैं कोई ऐसी बहुत तैयारी करने वाला स्टूडेंट नहीं था। मैं तैयारी जब एग्ज़ाम होता था उस समय करता था। उससे पहले जो मैं तैयारी करता था वो ये था कि एक विषय चुनता था, चाहे खासकर मैं नेट के एग्ज़ाम के दौरान, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ हो, चाहे ज्यूरिस्प्रूडेंस हो, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट हो, आईपीसी हो, मैं एक पुस्तक उठाता था और लगभग कोशिश करता था कि उसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन्हें पूरी तरह से समाप्त करता था, पढ़ता था। और वो टाइम पीरियड कोई निश्चित नहीं था, 2 घंटे 4 घंटे। मैं तो ये मानता हूँ कि 4 से 5 घंटे अगर नियमित रूप से पढ़ा जाए। सबसे बड़ी चीज़ होती है रेगुलरिटी का नुकसान ये होता है कि एक विद्यार्थी अगर 3-4 साल तैयारी में लगाने हैं तो आप जब फर्स्ट ईयर में आए तभी वो समय शुरू कर दीजिए, और जब तक आप फाइनल जाइए, फाइनल के बाद 1 साल और ले लीजिए। इन 4 सालों में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन जो विद्यार्थी उन 3 सालों में तैयारी नहीं करता, उसे फिर अगले 4 साल देने होंगे। इसका मतलब कि आपको समय उतना ही देना होगा। किसी बाल्टी को भरने में, नल में लगाने के बाद जितना समय लगता है, तो वह चाहे आप कभी भी स्टार्ट करेंगे उतना समय लगेगा ही। वही तैयारी के साथ है कि तैयारी आपका एक लेवल है, वो आने में जितना समय लगेगा तो आप या तो अपने जब क्लासेस स्टार्ट करते हैं तभी शुरू कर दीजिए, या क्लासेस जब आपकी समाप्त हो, कोर्स समाप्त हो, उसके बाद शुरू करेंगे तो देर लगेगा। यही जल्दी सेलेक्ट होने वाले और देर से सेलेक्ट होने वाले विद्यार्थियों में जो मूल अंतर है वो यही अंतर है कि जो लोग कम उम्र में तैयारी शुरू कर देते हैं, यानी कि जो पहले चेत जाता है वो पहले प्राप्त कर लेता है, और जो बाद में जागता है उसे प्राप्त करने के लिए और भी ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं थोड़ा सा देर से जागा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन हाँ, फिर जब मैं जागा तो, और ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके IQ पर भी कि आप कितने समय में कितनी चीज़ें ग्रहण कर लेते हैं। सर, प्रदेश के पीजी महाविद्यालयों में आप सबसे यंगेस्ट प्राचार्य हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि
एक मौका था जो मुझे ईश्वर ने और ये कहना चाहिए कि मेरे उच्च अधिकारियों ने मुझे दिया। और विगत 3 वर्षों से, लगभग 3 वर्ष होने वाले हैं, 3 वर्ष के लगभग मैं अपने ज्वाइनिंग के 9वें महीने में प्राचार्य का पद मुझे दिया गया। तो मैं अपने सारी सहयोगियों के साथ मिल करके, ज़्यादातर जो सेलेक्ट लोग हैं जो इस समय सहायक प्राध्यापक वो मेरे साथ के ही, मेरे साथ ज्वाइन करने वाले लोग हैं, और उनके सहयोग से इस महाविद्यालय को और इसको बेहतर ढंग से मैं चला पाया। मैं ईश्वर का धन्यवाद दूंगा और ये भी बात कहूंगा कि इस विंध्य क्षेत्र में और इस विंध्य क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, जो अभिभावक हैं, उन्होंने भी मुझे सहयोग दिया। सहयोग ऐसे दिया कि महाविद्यालय को चलाने के लिए कभी भी किसी ने मेरे सामने ऐसा कोई अवरोध पैदा नहीं किया। इस महाविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता नहीं थी, लगभग टीआरएस कॉलेज से अलग होने के बाद। तो अभी मैं कुछ दिन पहले मीटिंग में गया आयुक्त महोदय के सामने, तो मैंने ये वहाँ पर जब पूछा गया कि किस महाविद्यालय को अभी तक की मान्यता है इस वर्ष, तो पूरे प्रदेश में मेरा महाविद्यालय अकेला था जिसे 2023-24 में मान्यता प्राप्त थी। मैंने उनके सामने कुछ डिमांड रखी, उन्होंने उन डिमांडों को रखा, जिनमें से कुछ पूरा हो रहा है। जैसे मैंने अभी 5 स्मार्ट क्लास मांगी थी, वो 5 स्मार्ट क्लास हमारे महाविद्यालय में प्रारंभ हो चुकी है। आज 1 जुलाई है और हम कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो आज हमारे पास स्मार्ट क्लास है। मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि थोड़ा सा हाईटेक किया जाए। मैं इस वर्ष से विद्यार्थियों को मनुपात्रा और अन्य जो ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपको पूरे इंटरनेशनल कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, विभिन्न हाई कोर्ट के डिसीजन आपको तुरंत उस साइट पर मिलेंगे, ऐसी व्यवस्था इस महाविद्यालय में आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आगे चल कर के विद्यार्थियों को जो भी सुविधाएं नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट में मिल रही हैं, वो सारी सुविधाएं इस विधि महाविद्यालय में उपलब्ध हो सके। हो सकता है उसके लिए 1 साल 2 साल और लगे, लेकिन उसके लिए बहुत इंतजार इस विधि क्षेत्र के बच्चों को नहीं करना पड़ेगा। और सामान्य जो विधि महाविद्यालय हैं, उन सामान्य विधि महाविद्यालयों से रीवा का जो विधि महाविद्यालय है, वो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत आगे है और आगे जा रहा है और आगे जाएगा। सर, आपने जिस कॉलेज से LLM किया वहीं प्राचार्य के पद पर पदस्थ हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो देखिए क्या है कि मैं फिर वही कहूँगा कि ये ईश्वर ने ऐसा चाहा और ऐसा मौका दिया कि 2011 में मैं इसी महाविद्यालय का विद्यार्थी था। तब से अब तक में महाविद्यालय में काफ़ी परिवर्तन हो गया, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया। अब ये जो भवन वर्तमान में है, ये मतलब कहना चाहिए कि मेरा सौभाग्य है कि इसके उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और इस महाविद्यालय में पढ़ते समय मैंने जो समस्याएं छात्रों की देखी, तो उसका मुझे कोई मतलब उसका एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि बच्चे जिन चीज़ों के लिए जो हमारी समस्याएं थी, जैसे मैं जब पढ़ता था तो मेरे पास आज भी उन अखबारों की कटिंग है, मैं मांग करता था कि इस महाविद्यालय की मान्यता बहाल हो। मुझे नहीं पता था कि जब 2010-11 में मैं ज्ञापन दे रहा था, तो 2021-22 आते आते इस समस्या को सॉल्व करने के लिए मुझे ही मौका मिलेगा। 10 सालों बाद ऐसी स्थिति आएगी, तो मैं मानता हूं कि हो सकता है कि यह नियति का ऐसा खेल रहा हो। और आज वो समस्याएं जो छात्र जीवन में जो आज से 1 दशक पहले मेरे सामने विद्यमान थी, मैं कोशिश करता हूं कि किसी भी छात्र को वो समस्या ना आए। और मैं ये मानता हूं कि विगत 3 वर्षों में ना तो किसी तरह का कोई छात्र आंदोलन हुआ, ना तो किसी तरह के किसी छात्रों ने जा करके ऐसी शिकायतें की विधि महाविद्यालय में व्यवस्था है, बल्कि समाज में, छात्रों के बीच में, अभिभावकों के बीच में यह संदेश है कि विधि महाविद्यालय अच्छे से चल रहा है। तो मैं मानता हूं कि एक विद्यार्थी होने के नाते जो इस समाज का, जो इस विधि महाविद्यालय का मेरे ऊपर कर्ज था, उस कर्ज को चुकाने का ईश्वर ने इसी जन्म में मुझे अवसर दिया और मैं उसी का निर्वहन कर रहा हूँ। सर, नेट या प्राध्यापक बनने के लिए बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार उनका नहीं हो पाता। आप क्या कारण मानते हैं? क्या है कि समस्या इस बात की है कि मैं जैसे अपने को ही उदाहरण के तौर पर अगर दूं, या हम यहाँ पर एक ही बैच के 4 लोग एक साथ सेलेक्ट हुए, तो एक तो 27 वर्ष बाद सहायक प्राध्यापक पद पर भर्ती हुई। तो 27 वर्षों के बीच में अनगिनत ऐसे बैच आए होंगे, ऐसे स्टूडेंट आए होंगे जो चाह रहे होंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा। तो सेलेक्ट होना एक अलग बात है, लेकिन विधि क्षेत्र में
अगर आप नेट निकाल रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आज ऐसे बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं। आज ऐसे बहुत सारे मतलब आपको समाज में यह स्थापित करना होगा कि आप बेहतर शिक्षक हैं। बेहतर शिक्षक होने का मतलब है कि आप अगर कहीं पर 10-20 शिक्षकों को बिठा करके पढ़ाना शुरू करते हैं, वो आपका पर्सनल इंस्टीट्यूट हो सकता है, वो आपका कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो सकता है, या आप कहीं गेस्ट टीचर के रूप में कहीं भी काम करते हैं। हम लोग मैं TRS कॉलेज में गेस्ट टीचर रहा, यूनिवर्सिटी में गेस्ट टीचर रहा, और यहाँ पर आया तो मुझे मेरे पढ़ाने में को लेकर के जब मैं गेस्ट टीचर था या आज यहाँ पर हूँ, तो ऐसा मैंने कोई अनुभव नहीं किया कि मेरे पढ़ाने में कोई अंतर आया हो। बस अंतर इस बात की आई कि एक मान्यता मिला, एक ये मिला कि PSC से सेलेक्ट है। बाकी जो अच्छे टीचर हैं, अच्छे टीचर के रूप में पहले भी लोग स्वीकार करते थे। तो अगर जो व्यक्ति तैयारी करके और नेट निकाल करके केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ऐसे भाव से काम ना करे, बल्कि वो ये कोशिश करे। आज मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जानता हूँ, मैं पढ़ा रहा था BA LLB में, लॉ डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में, तो LLM में एक उदित मिश्रा थे। आज वो उड़ीसा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ने के दौरान आते थे, बोलते थे सर क्या करें। हमने कहा कि अभी तुम नेट निकालो, तो उनका नेट LLM करते करते निकल गया और आज वो पढ़ा रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि वो आगे बहुत आगे जाएंगे। एक स्टूडेंट और थे, सोनम पांडे, वो सिविल जज का 2 बार इंटरव्यू दी, उसने LLM किया। उसने कहा सर क्या करें। हमने कहा नेट की तैयारी बिल्कुल मत बंद करना। उसको सलाह दी, उसका JRF है आज वो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाएगी तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर से कम वेतन नहीं पाएगी। तो संभावनाएं बहुत अपार हैं, बस अपने अंदर काबिलियत पैदा करने की जरूरत है। जी सर, धन्यवाद।